नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नवीन विषय अपने आप में अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में मुद्रा क्या होती है और मुद्रा और साख का क्या संबंध है, इसको आज हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि मुद्रा, अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो लेन देन होता था वो कैसे होता था कि अपन को किसी आदमी से कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले में अपन को अपनी दूसरी चीज़ देनी पड़ती थी। यानी अब पहले होता था वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु देकर वस्तु खरीदी जाती थी। जैसे कि भाई सामान्य सा उदाहरण लेते हैं अपन, अब इन दिनों में अपने फसल हो रही है? अब हमने सरसों बोई, हमने गेहूँ नहीं बोए, हमने क्या बोई? सरसों बोई। तो हम क्या करेंगे, सामने वाले को अगर सरसों की आवश्यकता है तो हम उससे, जिसने गेहूं बोए हैं, उससे गेहूं ले लेंगे और हम उसको क्या दे देंगे? सरसों दे देंगे। और भी अगर सिंपल एग्जांपल की बात करें तो जैसे गंडे बेचने वाले आते हैं, बेर बेचने वाले आते हैं, वो कहते हैं कि ले लो रद्दी से, लोहा प्लास्टिक से ये गंडे ले लो, कोई बेर ले लो, कोई आम ले लो, है आते हैं ना बेचने के लिए। तो वो अपनी वस्तु को लेते हैं और वो खुद की वस्तु अपन को दे देते हैं। सब्जी बेचने वाले आते हैं तो सब्जी बेचने वाले भी नाज के बदले देते हैं ना, नाज के बदले सब्जी देते हैं। और गर्मियों के दिनों में अब बर्फ़ बेचने वाले आएंगे तो पहले क्या करते थे, अब तो खैर कैश ज़्यादातर 10 रुपये 5 रुपये ऐसे कैश में ही लेते हैं। पहले क्या करते थे, बोलो एक डब्बा नाज भर दो, एक डब्बा नाज भर दो तो एक बर्फ़ मिल जाएगी, 2 भरोगे तो 2 मिल जाएंगी। तो वो डब्बा रखते थे। तो वो भी तो क्या हुआ, वस्तु के बदले वस्तु देकर क्या करना, विनिमय करना, व्यापार करना। व्यापार का एक माध्यम है मुद्रा। अब क्या हुआ भाई, पहले वस्तु का होता था, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ कि भाई दिक्कत आती थी कि किसको ढूंढे, कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ किसके पास फालतू है। तो इस तरह थोड़ी सी दिक्कत आई, तो इसके लिए मार्केटिंग व्यवस्था हुई। मार्केटिंग व्यवस्था से फिर मुद्रा का जन्म हुआ। अब क्या होता है, कोई भी वस्तु अपन लेते हैं, चाहे कोई भी वस्तु अपन बेचते हैं, किसकी आवश्यकता पड़ती है? मुद्रा की। तो अपन ये कह सकते हैं कि मुद्रा जो है हमारी विनिमय का माध्यम है। किसका माध्यम है? विनिमय का माध्यम है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के दिन की बात करें तो कहते हैं ना, बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है या चलता नहीं है। तो वही बात है कि मुद्रा विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मुद्रा एक क्या है? माध्यम है। किसका? विनिमय का। पहले वस्तु होती थी, आजकल मुद्रा है। मुद्रा के जरिए वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अब एक बात तो समझ में आती है कि पैसे दिए और चीज़ खरीद ली, ये तो हो गई क्या? वस्तु खरीदना। लेकिन इसमें एक चीज़ और आई है, सेवा। क्या आया है? देखो, मुद्रा के जरिए वस्तुओं का और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदी और बेची जाती हैं। सेवा का विक्रय का मतलब क्या है? जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर अपन को देखता है और दवाई लिखकर कागज़ में दे देता है। दवाई नहीं देता वो, दवाई तो मेडिकल से लेनी पड़ती है, या वो देता है तो अलग चार्ज लेता है। लेकिन डॉक्टर जो देखता है उसका चार्ज अलग होता है, देता कुछ नहीं है अपन को। और इसी तरह जैसे नाई है, नाई बाल काटता है, बाल भी ले लेता है और देता कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या लेता है वो अपन को क्या दे रहा है? सेवा। स्कूल की बात करें, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बच्चों को क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अपनी क्या दे रहे हैं? सेवा। अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साधन करते हैं कि भाई यहाँ से वहाँ तक छोड़ दे, कोई सामान छोड़ दे, वो अपन को देते हैं? कुछ नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमसे पैसे लेते हैं। वो क्या दे रहे हैं हमको? सेवा। तो इस तरह वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से। तो मुद्रा से वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी उसमें कुछ समस्याएं आई हुई थी, ये बताई थी मैंने। किसको बेचें, किसको किससे खरीदें, कहाँ कौन सी चीज़ अधिक है, कहाँ कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, तो इसमें दिक्कत आती थी। तो उसको हल करने के लिए ही किसका जन्म हुआ है? मुद्रा का जन्म हुआ है। अब बात करते हैं
कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। करेंसी, सबसे पहले क्या है, करेंसी। करेंसी यानी जो हमारे नोट चल रहे हैं वर्तमान में, नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्गमित किए जाते हैं, वो सभी नोट और सिक्के, और हमारा जो वित्त मंत्रालय है, उस वित्त मंत्रालय के द्वारा भी 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि 1 रुपये को छोड़कर शेष सभी नोट और सभी सिक्के कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी करती है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। आगे बात करते हैं अपन कि मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी प्रमुख है, जिसमें कागज के नोट और सिक्कों को शामिल किया जाता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, किसको, रिजर्व बैंक को। ये जो रिजर्व बैंक है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट क्या करती है, जारी करती है। ये बता ही दिया मैंने, बताया 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोट और सभी सिक्के कौन जारी करती है, आरबीआई जारी करती है, जिसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। फिर है बैंकों में निक्षेप। ये तो नोट जो हमारे पास है, जनता के पास है। बैंकों में निक्षेप का मतलब होता है भारत की अधिकांश जनता पैसे कमाती है, सभी कमाते हैं। कार्यशील जो जनसंख्या वो पैसे कमाएगी, पैसे कमाने के बाद खर्च भी करते हैं, लेकिन खर्च करने के बाद में हमारी प्रवृत्ति है सेविंग की, होनी भी चाहिए। सेविंग यानी बचा कर रखना। तो हम जो बचा कर रखते हैं वो बचा कर रखी हुई पूंजी को कहाँ पर जमा करा दें, बैंक में जमा करा दें, तो वो बैंकों में क्या कहलाता है, निक्षेप कहलाता है। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। अब निक्षेप शब्द थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन इतना सा याद रखें कि बैंकों में जो जमा धन है उसी को ही बैंकों में निक्षेप कहते हैं। लोग अपनी आवश्यकता को पूरी करके जो शेष मुद्रा है उसको बैंकों में जमा करवा देते हैं, और बैंक में जमा धन को लोग नगद के अतिरिक्त चेक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पहले हुंडी चला करती थी प्राचीन काल में, जब ये व्यवस्था नहीं थी। हुंडी यानी यहाँ से अपन को जैसे बाहर जाना है, कहीं गुजरात जाना और दूसरी मुंबई जाना, या अपन को व्यापार करने के लिए जाना, लेकिन अपन अगर यहाँ से पैसे लेकर जाएंगे, कोई चीज़ खरीदने जाएंगे, जैसे कपड़े के व्यापारी जाते हैं तो पैसे लेकर जाएंगे और रास्ते में किसी ने लूट लिए तो क्या करते थे, प्राचीन काल में क्या करते थे कि यहाँ का जो महाजन मतलब बड़ा सेठ होता था, यहाँ का अपने यहाँ का, वो एक कागज लिखकर दे देता था वहाँ के सेठ को, जहाँ भी अपन जा रहे हैं वहाँ के सेठ से कह देता था कि ये हुंडी मेरे नाम से है और इसमें इस आदमी को इतने पैसे चाहिए, दे देना। चेक का काम करती थी एक तरीके से। वो किसका काम करेगी, चेक का। अब वो वहाँ जाके पैसे ले लेता था, तो उससे क्या है कि बीच में लूटने का इस तरह का कोई सिस्टम नहीं रहता था। तो अपन बात कर रहे थे बैंकों में निक्षेप धन, यानी जो धन हमारे काम लेने के अतिरिक्त जो बच जाता है उस धन को हम कहाँ जमा करा देते हैं, बैंकों में जमा करवा देते हैं। अब वो धन चेक के रूप में भी हो सकता है, मैंने बताया था। तो अपन हम हुंडी की बात कर रहे थे, हुंडी भी चेक का ही रूप था पहले, लेकिन आजकल बंद हो गई है हुंडी, कि यहाँ का सेठ वहाँ के सेठ को हुंडी लिख कर दे देता था कि इस आदमी को इतने रुपए दे देना, तो वो दे देता था। तो चेक का काम करती थी, जिससे कि बीच में लूटने का, गबन होने का इस तरह का कोई चांस नहीं रहते थे। और फिर है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों के पास जनता का पैसा ही है, और उस जनता के पैसे को ही बैंक किसी दूसरे आदमी को दे देते हैं जिसको आवश्यकता हो। तो जिसका पैसा जमा किया उसको बैंक ब्याज देती है, और जिसको बैंक ने पैसा दिया उससे ब्याज लेती है। फर्क इतना सा है कि बैंक क्यों करती है ऐसा, कोई भी आदमी, चाहे कोई संस्था हो, चाहे बैंक हो, कोई भी हो, किसके लिए करती है, फायदे के लिए। जैसे यदि बैंक अपने पास पैसा जमा करती है तो वो कम रेट पे जमा करती है, जैसे 7% पे जमा करा, कितने परसेंट पे, 7 पे, और देती है तो 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे देती है। तो बीच में जो परसेंट है वो किसके बचेगा, बैंक के ही बचेगा। हाँ, तो कम रेट पे तो लेती है, ज़्यादा रेट पे देती है। देखो आगे बात करते हैं कि बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करती है। अपना जो खाता बैंक में होता है उसका जमा खाता ही होता है,
आम जनता का जो खाता होता है ना, उसका नाम क्या है? जमा जमा खाता। खाता। उसमें से कुछ धन अपने पास रखकर, कुछ तो थोड़ा बहुत तो अपने पास रख लेती है, जो भाई कोई अभी आ जाए कोई आदमी कि दे मेरा पैसा, निकालवा जाए तो निकलवा के लिए बैंक अपने पास भी रखे। लेकिन बहुत ज़्यादा अतिरिक्त धन जब जमा हो जाता है तो उस धन को लोगों को क्या दे देती है? उधार दे देती है। और इस प्रकार बैंक, जो बैंक जिस स्तर पर देगी तो बैंक की क्या बनती है? साख। साहूकारा कहते हैं ना, साहूकारा, कि कोई आदमी है, कोई को साहूकार हो, पिछो है। अब तुम मेरे पास लेन देन सही टाइम से कर रहे हो तो तुम्हारा साहूकारा अच्छा है, और टाइम से लेन देन नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा साहूकारा अच्छा नहीं है, जिसको बैंक की भाषा में साख कहते हैं। क्या कहते हैं? साख। कि भाई हमारी इसकी साख सही नहीं है। कोई भी महाजन भी, कोई पैसे देने वाले हैं, वो देते हैं तो पहले जानते हैं उसको, और एकदम में 8 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए नहीं देते, पहले कम पैसे देते हैं, और कम पैसे देकर फिर वो पूछते हैं, मतलब आसपास से पूछ लेते हैं भाई इसका व्यवहार कैसा है। और अगर वो टाइम से फिर लेन देन करता जाएगा तो उसकी साख क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब तुमने 5,000 लिए, अगली बार तुमको 15 भी दे देगा, 20 भी दे देगा अगर टाइम से दिए तो, 20 के बाद और बढ़ा देगा अगर तुमने टाइम से दिए तो, और थोड़े 10 मतलब एक आध बार आप व्यवहार कर लोगे तो उसको पता लग जाएगा। फिर चाहे तू है भी बहुत सा आदमी, तू तो चाहे 10 करोड़ ही ले ले, कोई दिक्कत कौन, लेकिन फलाना आदमी को मैं 1 रुपये कौन दूं, क्योंकि उसकी साख सही नहीं है। जिसकी साख सही होगी वो कितने भी पैसे आधी रात पे भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? आगे, साख की 2 विभिन्न स्थितियां हैं। आर्थिक गतिविधियों में साख अथवा ऋणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऋणी यानी जो धन लेता है, उसकी तो भूमिका होती है, वो टाइम से चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, क्या करेगा। साख उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को क्या करती है? पूरा करती है। कार्यशील पूंजी यानी जो काम में ली जा रही है। अब धरा हुआ धन साख थोड़ी बनाएगा, लेन देन करेंगे ना अपन, जब भी हमारा व्यवहार बनेगा साख बनेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक अपनी फसल हेतु साख लेते हैं। अब भाई साख एक तरीके से वो हो गई कि गारंटी, कि भाई ये बताओ तुम पैसे जमा कहाँ से कराओगे? पैसे तो हम तुमको दे देंगे, पैसे तो हम दे देंगे, लेकिन जमा कहाँ से कराओगे? तो वो कहते हैं कि भाई हमारे इतना बीघा ज़मीन है, या में इतना पैदा हो जाएगा, वही हिसाब से बैंक ब्याज देवे। गिरवी रखना एक तरीके से, जैसे भाई अपन को पिसान की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो उसकी बहन जो थी ना, उसकी बहन और उसकी माँ, उसने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और क्या ले लिए? पैसे ले लिए। तो साख वही हुई। हमने क्या रखी? हमारी, अरे भाई पैसे तो देगी, लेकिन किस आधार पे देगी ये तो बता। तो ज़मीन है बोलो हमारे, तो ज़मीन के आधार पर पैसे देती है कि 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा, तो उस आधार पे साख बन जाती है। वापस जमा कराने का आधार क्या है ये पूछते हैं वो अपन से, तो वही साख है। तो क्या देखो, कृषक अपनी फसल हेतु साख लेते हैं, ले ली, लेकिन फसल बर्बाद होने पर कृषक कर्ज जाल में फंस जाता है। अगर फसल बर्बाद हो गई तो वो जमा कहाँ से कराएगा फिर? है? तो साख अथवा ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है। कोई अपन साख लेते हैं, नहीं ऋण लेते हैं, तो ऋण क्यों लेते हैं अपन? कि अपन और कोई धंधा करेंगे, उससे पैसा ले रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि पैसे को खाने के लिए ले रहे हैं। पैसे क्यों लिए हमने? कि हम कोई धंधा खोलेंगे और धंधा खोलेंगे तो हमारी आय बढ़ेगी, तो हमारी आय बढ़ेगी। अगर एक आदमी की आय बढ़ेगी, इस तरह सारे ही आदमी करते हैं, पूरे देश के आदमी करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो पूरे देश की आय भी बढ़ेगी, तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। आई बात समझ में? आगे देखो, ऋण की शर्तें होती हैं, किस आधार पर दिया जाएगा भाई? ब्याज दर कितनी होगी? 9% 10%, जो भी वो पहले फिक्स कर लेते हैं, है ना। समर्थक ऋणधार, समर्थक मतलब गवाही चाहिए, गवाही चाहिए बैंक को भी कि भाई तू जमा नहीं कराएगा। अगर मेरे को गवाही बता कि तेरी कौन गवाही दे रहा है कि भाई तू जमा करा देगा, हैं। आवश्यक कागजात चाहिए, ठीक है। और भुगतान के तरीके भाई कैश में लेगा, चेक में लेगा, डायरेक्ट बैंक में लेगा, किस तरीके से लेगा?
को सम्मिलित रूप से ऋण की क्या कहा जाता है? शर्तें कहा जाता है। विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्त भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग बैंकों की भी अलग अलग होती है। 1 साल के ले रहा है, 2 साल के लिए ले रहा है, 5 साल के लिए ले रहा है, सबका दर भी क्या होती है? अलग अलग होती है। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, ये अपना टॉपिक है कि भारत में औपचारिक क्षेत्रक में क्या है? साख। अब ऋण को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो औपचारिक क्षेत्रिक ऋण तथा एक अनौपचारिक ऋण क्षेत्र। तो औपचारिक क्षेत्र में बैंकों तथा सहकारी समितियों द्वारा जो बैंक शामिल जो पैसा दिया जाता है वो औपचारिक होगा, यानी जो काम एक व्यवस्थित तरीके से और नियम से होता है उसको क्या कहते हैं? औपचारिक कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि औपचारिक क्षेत्रक में बैंकों तथा सरकारी समितियों के द्वारा देय ऋण को शामिल किया जाता है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्रक में जैसे अपन गांव में यहाँ लेते हैं साहूकार से, महाजन से, तो साहूकार हुआ, महाजन हुआ, कोई व्यापारी हुआ या फिर कोई रिश्तेदार हुआ, कोई दोस्त हुआ, उससे अपन पैसा उधार लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक। औपचारिक स्रोत पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। बैंक से लेंगे तो अपने ऊपर भी नियंत्रण होता है, किसका? रिजर्व बैंक का। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बात समझ में आ गई? औपचारिक दोनों अनौपचारिक। उसके बाद में निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। सहायता समूह क्या होते हैं? जैसे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं तो उन गरीब लोगों को जैसे कोई भी मकान की सुविधा उपलब्ध करवाना, खान पान की कोई सुविधा उपलब्ध करवाना, रहने के लिए या फिर क्या नाम से कपड़ों के लिए, इस तरह की सहायता करने के लिए जो पैसे वाले लोग हैं वो संगठन बनाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं? दान रूप में भी देते हैं। लेकिन ये औपचारिक होंगे कि अनौपचारिक होंगे? ऐसे काम तो अनौपचारिक ही होंगे। जैसे देखो, हालांकि दोनों हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी तो सहायता करती है। जैसे अब नॉर्मल सी बात करें अपन, मोदी गवर्नमेंट किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रही है प्रति 3 माह में। हाँ, वो भी एक सहायता समूह के रूप में, ये सहायता के रूप में ही तो दे रही है। तो भारत में ऋण हेतु निर्धन लोग अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र पर ही निर्भर है। कोई दे दे किसी से भी लेने को, तथा इन लोगों को औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में क्या आती है? कठिनाई आती है। स्वाभाविक है। क्यों आती है? क्योंकि उनके पास न कोई कागजात है या वो क्या जमा कराएं कि उनको बैंक ऋण दे, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो अतः पिछले वर्षों में निर्धनों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का क्या किया गया है? गठन किया गया है। आई बात समझ में? अब जैसा हमारा प्रश्न है कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे होती है? कहने का मतलब यह है कि हमारा जो ये पहले वस्तु विनिमय था उसके स्थान उनमें कुछ समस्या आई, तभी तो हमने क्या किया था? मुद्रा विनिमय किया था। मुद्रा विनिमय से क्या सहूलियत रहती है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली से विनिमय दर निर्धारण में कठिनाई आती है। कठिनाई कैसे आती है? भाई अपने यहाँ बेचने आते हैं सब्जी, बर्फ़ बेचने आते हैं, भाई हमारा 2 किलो का डब्बा मान लीजिए उन्होंने गेहूँ से भरवा लिया। क्या भरवा लिया? 2 किलो का डब्बा गेहूँ से भरवा लिया। अब 2 किलो गेहूँ कितने के हो गए? मिनिमम मानो 20 रुपये के हिसाब से 40 रुपये के हो गए। हाँ, और बर्फ़ कितनी देगा हमको? 1 या 2? बर्फ़ कितने की दी उसने? 10 रुपये की। और गेहूँ कितने के ले लिए? 40 रुपये के। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये विनिमय में क्या आ रही है? इस तरह दिक्कत आती। तो उसके लिए ही किसका आविष्कार हुआ है? मुद्रा का आविष्कार हुआ है। जबकि मुद्रा द्वारा सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। तो गेहूँ हो गए 20 रुपये किलो, कुल्फी का या बर्फ़ का जो भी चीज़ आप लेते हैं उसका भी मूल्य फिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तथा दोहरे संयोग की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती, जिससे आसानी से विनिमय हो जाता है। तो इस तरह आराम से आप इस मुद्रा और साख को समझ सकते हैं। ये हमने सार रूप में आपको इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा डेमो दिखाया। आगे की वार्ता अपनी अगली क्लास में होगी। धन्यवाद।